नमस्कार, आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश। ये खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं, ग्रो विद यू ग्रो। जी हाँ, यूग्रो कैपिटल, अगर आप बाजार को बहुत पैनी नज़र से देखते हैं, यूग्रो कैपिटल का स्टॉक ही बहुत अच्छा कर रहा है। उसमें बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है। कंपनी, अगर आप कुछ पास्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए तो काफ़ी तेज़ी से उभर के आ रही है, अपने नंबर्स बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। ऐसा बिजनेस मॉडल में क्या बदलाव हो रहा है, किस तरह के एरिया में ये काम करते हैं और कितनी यूनिक बिजनेस मॉडल है, इस सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर सचिन नाथ जी हैं, कंपनी के मैनेजमेंट। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए ET Now स्वदेश पे। मैं सबको अपनी टीम में हमेशा बोलता हूँ कि यूग्रो कैपिटल एकदम स्वदेश की टारगेट ऑडियंस के साथ बहुत मेल खाती है। जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि असली भारत हमारे छोटे शहरों में और गाँव देहात से लेके नॉन मेट्रोज में रहता है, और आप उस भारत को एकदम केटर करते हैं। इससे पहले कि मैं यूग्रो कैपिटल के बिजनेस मॉडल पे बात करें और डिटेल में, थोड़ी सी आपकी जर्नी और यूग्रो कैपिटल का जन्म कैसे हुआ, आपने क्या सोच के आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज के बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के बाद एक एंटरप्रेन्योर का रोल लिया? धन्यवाद अजय जी। एक्चुअली ET स्वदेश मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में छोटे शहर से आके फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस बिल्ड करना बहुत ही रेयर है। तो मैं तो बनारसी हूँ, जन्म से मैं पला बड़ा वहाँ पे। तो जो एक छोटे शहर, छोटे बिजनेस और उसकी जो समस्या है, मेरा ऐसा मानना है कि हम जो लोग बड़े शहरों से आते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं और करते हैं, उनके लिए समटाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समझना। तो इसलिए आप स्वदेश, उसके ऑडियंस और मैं बहुत आपस में कोरिलेट करते हैं। हमारी जर्नी बहुत यूनिक रही। मैं पहले 10 साल अपने लाइफ के मैंने मिर्ज़ापुर और बनारस में बिताए, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री किया। तो उसके बाद मैं 15 साल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में रहा। बहुत ही लार्ज कॉर्पोरेट का पार्ट था। वहाँ से मैं जब ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया, तब मैंने सोचा कि दो चीज़ है। मुझे याद है, मेरे फादर मेरे से हमेशा कहते रहते थे कि ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले तुम लोग को इतना बड़ा बड़ा पैसा देते हैं, पर अच्छा काम तो तुम लोग कुछ करते नहीं हो। तो मुझे लगा कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम एक रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। अगर आप देखेंगे लेंडिंग बिजनेस में जो पिछले 3 दशक का जो बदलाव है या जो बढ़ोतरी हुई है, वो या तो लार्ज कॉर्पोरेट साइड पे हुई है या कंज्यूमर और पर्सनल साइड पे हुई है। हमारे देश का जो सबसे वृहद और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है वो स्मॉल बिजनेस है। हमारे GDP का 30% ये कंट्रीब्यूट करते हैं। करीब 6 से 7 करोड़ MSME हैं, 11 से 12 करोड़ लोगों की आजीवन इससे चलता है। बट इनको क्रेडिट देना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ऐसा मिथ है जिसमें सब बोलते हैं कि SME जो है बहुत ही ख़राब बिजनेस है, वो बहुत छोटी इकाई है। बट अगर आप देखेंगे, ये एक्चुअली चेंज होना शुरू हुआ 2016 से। हमारा जन्म और इंडिया स्टैक 2 और ये जो भारत का जो ये डिजिटाइजेशन है, जो ये करंट लास्ट 10 साल में हुआ है, ये दोनों कोइंसाइड किया। और ये देखते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसा कुछ क्रिएट करना चाहिए जिसमें एक प्रोफेशनल कैपिटल जो कि कम फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी, पब्लिक मार्केट, और जो एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उनका कैलिबर, इसको कंबाइन करके एक नेक्स्ट बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा उद्देश्य, और ये हम पिछले 5 साल में लगे हैं। ऐसा हुआ कि जुलाई 2018 में हमने एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी एक्वायर करी, चोखानी सिक्योरिटीज़, 1000 करोड़ के आसपास की कैपिटल रेज करी। बट उसके बाद से सितंबर 2018 में IL&FS हुआ, फिर DHFL हुआ, फिर येस बैंक हुआ, फिर कोविड हुआ। बट हम अपने उद्देश्य से हटे नहीं, और इसीलिए पिछले विगत 5 वर्षों में, जिसमें 2-2.5 साल नुकसान भी हुए, फिर भी हम 6000 करोड़ पे हैं। इस साल हम 10,000 करोड़ पे पहुँचेंगे। और अब आई थिंक सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये डेटा, टेक, पीपल और ये ग्रोइंग MSME का फॉर्मलाइजेशन, मुझको लगता है एक नया इंस्टीट्यूशन खड़ा जरूर होगा। डेफिनेटली करेगा, हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैंने टीम खड़ी की। मैं हमेशा टेक्नोलॉजी तो खैर ऑफ कोर्स हम बात करते ही हैं, आप जैसी कंपनी बिना टेक्नोलॉजी के बनी नहीं सकती और सक्सेसफुल भी नहीं हो सकती है। लेकिन एक सही टीम का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसमें रिस्क है, इसमें कलेक्शंस हैं, इसमें दुनिया भर के रोल्स प्ले होते हैं। तो मैं आपकी टीम की आपने चुनाव कैसे किया, इसके बारे में भी थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा, और कितना महत्व आप देते हैं अलग अलग रोल्स पे एक्सपर्ट लोग डालने के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज के जो प्रोफेशनल होते हैं वो मोस्ट टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही ब्राइट होते हैं। बट उनको भी फील ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैसे आए, उसका ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हमने। यहाँ हमने बोला कि इस कंपनी की ओनरशिप पब्लिक होगी और इसका जो रियल चलाने वाले होंगे वो ये टीम होंगे, जहाँ पे उनको ये फील होगा कि जो वो चाहते हैं, जो वो कर सकते हैं, वो यहाँ कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति और उसका एक बच्चा जिसकी चाहे शायद आईक्यू अच्छी ना भी हो, बट क्योंकि वो उद्योगपति का बच्चा है इसलिए वो बताएगा कि इस इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल को क्या करना है। तो ये आप अपनी डेस्टिनी के खुद ही मालिक हों, इसका प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और एक बार आप ये फ्रेमवर्क क्रिएट कर देते हैं तो मानिए मेरी बात आप मानेंगे, बेस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली वांट टू कम एंड वर्क विद अस। बिकॉज पैसे की तो बहुत लिमिटेड यूटिलाइजेशन होती है अजय जी, लेकिन जो आप खुद करके जो उससे जो सेटिस्फैक्शन होता है और जो गौरव आप फील करते हैं ना, उसके लिए बहुत लोग काम करना क्रिएट कर रहे हैं उसका गर्व महसूस करना। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो एक हमने बात की इसकी कि आपकी जर्नी की और आपने समाज में एक आपने ज़रूरत महसूस की और अपना बिजनेस मॉडल उसके चारों तरफ बनाने की कोशिश की। अब आपके पास टॉप टीम आ गई है। अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। क्यों आपके तरह के बिजनेस और आपके बिजनेस को टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है और स्केल पहुंचा सकता है, और आपने अपनी कंपनी में इसका कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब मैं आपको कह रहा था दो चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, एक है डेटा जिसको हम बोलते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल ऑफ आवर इकॉनमी, और दूसरा है टेक्नोलॉजी। दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डेटा है जो कि दिमाग है जिसके बेसिस पे हम हाँ या ना बोलते हैं। टेक्नोलॉजी जो कि आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करता है। सब लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, खाली लैग इफेक्ट से। बड़े से बड़ा बैंक और छोटे से छोटा फिनटेक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, बट डेटा को यूज़ करके किसी को हाँ या ना बोलना एक रियल साइंस है। हमने इन दोनों पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया। 275 से ज़्यादा ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ इंडिया एक्चुअली हमारी डेटा प्लस टेक टीम में काम करते हैं। आपको ध्यान होगा कि 2008 से पहले सिबिल स्कोर और उसका क्या मतलब है किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस एंड अदर, इन्होंने सिबिल स्कोर को लेके कंज्यूमर फाइनेंस बिजनेस को इतना एक्सप्लोड किया, बिकॉज सबको पता लग गया कि अगर आपका 700 से ज़्यादा अच्छा सिबिल स्कोर है तो आप अच्छे कस्टमर हैं, राइट। यही चीज़ 2016 डीमॉन और जीएसटी के बाद, जो जनरली लोग पसंद नहीं करते हैं बट इसका बिजनेस इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस है, इसको आने के बाद एक कस्टमर कैसा कर रहा है और कैसा कर सकता है ये डेटा ही बता देता है। आज हम करीब 50 से 55 हज़ार कस्टमर लैंड कर चुके हैं एसएमई फाइनेंसिंग में। ना हम किसी की बैलेंस शीट मांगते हैं, ना किसी का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, ना इनका कोई चीज़ मांगते हैं। हम उनका सिर्फ जीएसटी लेते हैं, उनका बैंकिंग डेटा लेते हैं और ब्यूरो लेते हैं, और 15 से 20 मिनट में हम हाँ या ना बोल देते हैं। आज भी हम 100 में से 70 को ना बोलते हैं, लेकिन लोग पसंद करते हैं क्योंकि हम हाँ या ना बोलते हैं, हम लोगों को परेशान नहीं करते। सो ये है जो कि चेंज करेगा कि ये जो डेटा की पावर है और टेक्नोलॉजी का जो एफिशिएंसी है, इसको कंबाइन करके आप एक बहुत बड़ा स्केलेबल और बहुत ही रेजिलिएंट बिजनेस बना सकते हैं। जी, ये तो आपने बात की एग्जीक्यूशन की, आपने कैसे टेक्नोलॉजी और ये जो एक क्रांतिकारी बदलाव आया इकोसिस्टम में रेगुलेटरी साइड से, इसके बारे में बात की। अब इसके असर की बात करते हैं। मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा, और ये मैं थोड़ा हमारे बिजनेस चैनल के व्यूअर्स ज़्यादातर निवेशक होते हैं, कि इसका जब असर देखने को मिलेगा, जो आपने जिससे एक बॉल रोलिंग हो गई, एक मशीन चालू हो गई है, इसका 3-4 साल में स्केल आपका कितना बड़ा हो सकता है? कितनी साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, आपके निवेशक और हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अल्टीमेटली तो ये इंस्टीट्यूशन हम खड़ा कर रहे हैं, बट हम खड़ा किसके लिए कर रहे हैं? हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। बिकॉज फाइनली लेंडिंग बिजनेस में हमको हर समय कैपिटल चाहिए होती है, हर साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद। इसका मतलब है कि हमारे निवेशक और हमारे शेयर होल्डर, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेंडिंग बिजनेस में और क्रेडिट बिजनेस में वैल्यू क्रिएशन जो है वो फंक्शन है 2-3 चीज़ों की, ग्रोथ रेट और रिटर्न ऑन इक्विटी। इनका कॉम्बिनेशन, रिटर्न ऑन इक्विटी में क्रेडिट कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है। हमने जिस तरह से बिज़नेस को डिज़ाइन किया है, एक तो साइज़ ऑफ द मार्केट जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत ही विशालकाय है। आप इसमें 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख करोड़ की भी कंपनी बना सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है ना। जो ये है, उस ग्रोथ के साथ आप क्रेडिट कॉस्ट कैसे कंट्रोल करें और रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसका सिंपल तरीका है कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छी क्रेडिट परफॉर्मेंस डिलीवर करें, और वो फंक्शन है कि आप डेटा को कैसे यूज़ करते हैं और आप कैसे कंजर्वेटिज्म बिल्ड करते हैं टू अटेन अवर ग्रोथ रेट। हमने पिछले 3 साल में ये दिखाया है, जहाँ पे अब हम कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहे हैं एयूएम में, कंसिस्टेंटली हम प्रॉफिट अपना डबल कर रहे हैं हर साल, और हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ रही है। तो जो बेस्ट ईयर परफॉर्मिंग कंपनीज़ हैं, जो 18% आरओई जनरेट करती हैं, 20 से 30% ग्रो करती हैं,
हमको लगता है हम नेक्स्ट 2 साल में उनसे मैच करेंगे हेड टू हेड, और उसके बेसिस पे फिर हम कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे नेक्स्ट आने वाले 5 से 10 साल। एंड उसके बाद मुझको जरूर लगता है कि शेयर होल्डर हमको पसंद करेंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट शेयर होल्डर से याद आया कि अभी अगर हम 2-3 महीने का न्यूज़ फ्लो देखें तो बहुत ही हाई क्वालिटी इन्वेस्टर्स, चाहे वो HNI इन्वेस्टर्स इंडियन इकोसिस्टम के हों या वो विदेशी इकोसिस्टम में सस्टेनेबल कैपिटल, सॉवरेन वेल्थ फंड, क्वालिटी के इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में आ रहे हैं, तो उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि आपकी कंपनी में कैपिटल वो रॉ मटेरियल है, मैंने देखा कि आधा दर्जन से ज़्यादा नेशनल बैंक्स जो हैं आपके पार्टनर हैं, इस पर भी आप काफ़ी ध्यान देते हैं कि भाई अच्छे पार्टनरशिप्स चलें। अभी तक की जर्नी और आगे भी आपका ध्यान रहेगा इधर? बिल्कुल रहेगा। एक्चुअली जैसे मैं कह रहा था कि आपके 2 स्पेक्ट्रम है ना लेंडिंग बिजनेस में। बैंक का फ़ायदा क्या होता है, आप जाके जब 25 लाख रुपए का FD करते हैं बैंक से तो नहीं पूछते कि वो लैंड कहाँ करेगा। हमारे तो हर लेंडर हमसे पूछते हैं कि आप लैंड कहाँ करोगे। तो हम कितना भी फ्रंट एंड इनोवेशन कर लें ऑन द एसेट साइड, लेकिन हम और जो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल है उनका तो आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और ये कंस्ट्रेंट NBFC के लिए एवर परवेसिव है। लास्ट 2 से 3 डिकेड आप किसी भी NBFC से बात करेंगे, उनका सबका योगा यार बैंक से पैसे नहीं मिलते या बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 2020 के बाद एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया हमारे देश में, और ये हर क्राइसिस एक नया बदलाव लाती है। जब DHFL की क्राइसिस हुई तो RBI एक नया रेगुलेशन को लेंडिंग पे लेके आई, जहां RBI ने बोला कि भाई अब ये बैंक और NBFC की शादी कराएंगे, क्योंकि ये दोनों साथ काम नहीं करेंगे और साथ घर नहीं चलाएंगे तो अल्टीमेटली बच्चों को खाना नहीं मिलेगा। तो ये जब ये शादी हुई, उसका मतलब ये था कि अब NBFC को अपनी बैलेंस शीट पे बोरो करने की ज़रूरत नहीं, वो एक बैंक के साथ पार्टनरशिप करके एंड कस्टमर को फंड कर सकती है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज हम इस देश के सबसे बड़े बैंक्स में से कम 7 या 8 के साथ बहुत बड़ी हमारी पार्टनरशिप है। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी का जो कंस्ट्रेंट है ना, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, कैपिटलाइज्ड है आपकी बैलेंस शीट, ग्रोथ आपने अपनी एक तो इंडस्ट्री टेलविंड और अपने यूनिक बिजनेस मॉडल से बना ली है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अभी कंपनी हाई ग्रोथ फेज में है, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या आउटलुक है, मुनाफा की विजिबिलिटी कैसी दिख रही है आगे, जैसे स्केल आएगा तो मुनाफा कैसा चलेगा, और आप खुद एज मैनेजमेंट कितना कॉन्शियस हैं प्रॉफिटेबिलिटी को लेके? पहले तो मैं ये हाई ग्रोथ का जो मिथ है वो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं किसी को अपने लास्ट एनालिस्ट मीट में ये बोल रहा था, हमारी हाई, आप ऐसे सोचिए कि एक आदमी BKC में बुटीक एक बैंक्वेट हॉल खोलता है और एक जियो कन्वेंशन सेंटर आता है। जब जियो कन्वेंशन सेंटर बना तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 15 से 20 लाख लोग की है, तो पहला इवेंट 5 लाख लोग का तो होगा ही होगा। बैंक्वेट हॉल का पहला इवेंट 10,000 लोग का होगा। तो हमने बनाया ही जियो जैसा कन्वेंशन सेंटर, तो इतनी कैपेसिटी क्रिएट की हमने पहले 3 साल पे, वो कैपेसिटी की डिलीवरी हो रही है। ऐसा हम कोई हाई या लो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हम बहुत कॉन्शियस हैं कि हमको अपनी ग्रोथ मेंटेन करनी है और हमको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डबल करनी है, जो कि अब दिख रहा है, जिससे कि हम जब चाहें तब पैसा कैपिटल मार्केट से ले सकें अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए। ये बताइए सचिन जी कि आपकी टेक्नोलॉजी बैकबोन है कंपनी की, और अब तो फ्रंट एंड भी टेक्नोलॉजी कंप्लीटली है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस की बात करें, जैसे कि देश हमारा छोटे शहरों में और छोटे गाँव तक कस्बों में, अगले 2-3 साल में आपका फुटप्रिंट कहाँ पे देखा जाएगा, इस पर क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? सो देखिए, हम ये कहते हैं कि हम डेटा ड्रिवन हैं क्रेडिट डिसीजनिंग के लिए, हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन है फॉर ईज ऑफ बिजनेस, बट ये फिजिकल फुटप्रिंट एलिमिनेट नहीं करता, वो आपको चाहिए ही चाहिए। डिफरेंस ये है कि हमारा फिजिकल फुटप्रिंट कन्वेंशनल बिजनेसेस के मुकाबले में डबल या ट्रिपल वॉल्यूम क्रिएट करता है। तो अभी हम करीब 100 लोकेशन पे प्रेजेंट हैं, और हमारे बहुत सारे बिजनेस डायरेक्ट भी हैं, डिजिटल भी हैं, हमारा डिजिटल ऐप है। हम नेक्स्ट 2 से 3 साल में करीब 300 से 350 फिजिकल लोकेशन प्रेजेंट रहना चाहते हैं, जो हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करे। साइमल्टेनियसली हम खाली प्योर डिजिटल फुटप्रिंट भी बहुत एक्सट्रीमली बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक डेली मर्चेंट की क्रेडिट नीड को सॉल्व करने के लिए हमने एक GrowX ऐप लॉन्च किया है। ये इतना ब्यूटीफुल ऐप है, आप सोचिए आपके बगल का दुकानदार जिसको सुबह
ब्रेड, दूध 10 से 15 हज़ार रुपये में ख़रीदना पड़ता है, फिर वो आपको और मेरे को बेचता है पूरे दिन और नेक्स्ट डे वो पैसा वापस करना चाहता है। आज के दिन में उसको क्रेडिट देने वाला कोई नहीं है। हमारे ग्रोएक्स ऐप को वो डाउनलोड करके 3 लाख रुपए तक की लिमिट ऑन डिजिटली ले सकता है और किसी भी माध्यम से वो पे कर सकता है और नेक्स्ट डे चाहे तो वापस कर सकता है, तो उसको सिर्फ 1 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हम हर फ्रंट पे वॉर फुटिंग के साथ काम कर रहे हैं। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। इनफैक्ट मैं खुद एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ और मैंने देखा है कई बार कि छोटे बिजनेसमैन को केवल 1 हफ्ते का क्रेडिट चाहिए, केवल 4 दिन का चाहिए, लेकिन उसको 6 महीने का लेना पड़ता है। तो अगर उसको अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट छोटे शहरों में छोटे MSMEs को वो ज़्यादा बड़ा इश्यू होता है रादर देन कि भाई किस इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है। तो उसको अगर 1 हफ्ते का क्रेडिट चाहिए, भले ही थोड़ा बड़े भाव पे हो, क्योंकि वो क्रिटिकल है उस समय, और वो 1 हफ्ते में पे करना चाहता है, उसको 6 महीने का लेना पड़ता है। शायद इस बारे में बताइए। आप जरूर सुना होगा कि जब लोग छोटा दुकानदार, छोटा मर्चेंट बाजार से पैसे लेता है ना, तो उसको इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वो लेता है 5 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 2 रुपए सैकड़ा। ये 2-4 रुपए सैकड़ा को अगर आप एनालाइज इंटरेस्ट रेट में कैलकुलेट करेंगे तो 100% हाँ जी, तो ये जो है ना, क्योंकि जब उसको लेना होता है तो बगल वाले से वो 5 रुपए सैकड़े पे पैसा उठा लेता है, 4 दिन बाद वापस करता है, बिकॉज वो तो 4 रुपए का मार्जिन देख रहा है, उस बेचारा कैलकुलेट भी नहीं करता कि कितना इंटरेस्ट पे कर दिया है। बहुत बढ़िया बात बोली ये जो है ना, वो मार्केट के लिए ये है जहाँ 15-16% एनुअलाइज बेसिस पे, तो मुश्किल से आप 50 बेसिस पॉइंट और 50 पैसा सैकड़ा पे आप पैसा बारो कर पाओगे। तो ये आई थिंक हमारे देश में छोटे व्यापारी जिनके यहाँ 5 आदमी 7 आदमी दुकान पे काम करते हैं, जो आदमी उस किराना बगल वाले स्टोर से आके आपको डिलीवरी करता है, ये छोटा क्रेडिट इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश में क्रिएट करेगा और प्रॉफिटेबल करेगा। मैं कह रहा हूँ जो हम सबसे बड़ा काम करना चाहते हैं, ये हम मिथ को तोड़ना चाहते हैं कि छोटा व्यापारी नुकसान देता है। आप बिलीव करिए, छोटा व्यापारी सबसे ज़्यादा मेहनती होता है और अपना पैसा बिल्कुल वापस करना चाहता है। ये वो आदमी है जो कभी नहीं चाहता कि उसके मोहल्ले में आके 2 आदमी खड़े होकर बोले तुमने लोन वापस नहीं किया। गरीब आदमी, और गरीब नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, कमज़ोर बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा अपनी इज्जत का प्यारा होता है, राइट। बड़ा आदमी तो जो है डिफॉल्ट करके भी मर्सिडीज गाड़ी में चलता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो सेगमेंट है उसको अगर आप सही तरीके से पैसे दे सकें, डेटा से उसको एनालाइज कर सकें, मैं बता रहा हूँ आपको इस देश में बहुत बड़ी क्रांति आई। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने अपने कलेक्शन सिस्टम को कैसे एकदम वाटर टाइट किया हुआ है? कलेक्शन की मजबूती बताते हैं कि आगे लंबे समय में लेंडिंग बिजनेस में बैकबोन बन जाती है और उसी में ऊपर नीचे से कंपनियां गड़बड़ भी हो जाती हैं। आप उसके बारे में कुछ राय दें। देखिए, कलेक्शन जो है, ऐसा जनरली लोग मानते हैं, हालांकि हमारी कलेक्शन टीम बहुत बड़ी है और हम कलेक्शन में भी अर्ली वार्निंग सिग्नल और डेटा का बहुत बड़ा यूज़ करते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा कस्टमर जो आज आपको दिख रहा है कि स्टैंडर्ड कस्टमर है, बट वो नेक्स्ट 3 से 6 महीने में डिफ़ॉल्ट करने वाला है। अच्छा। उसका रीज़न ये है कि हम हर कस्टमर जिसको हम लोन दे भी चुके हैं, उसका भी डेटा एनालाइज करते हैं। तो हम उसका ब्यूरो जो है वो स्कोर देखते हैं। अगर कोई कस्टमर जिसने आपसे 15 लाख रुपए का लोन लिया था और लोन लेने के 4 महीने या 6 महीने के अंदर में 25 और लोन अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो समस्या है। तो इमीडिएटली हमारा कलेक्शन उससे जो है वो अलर्ट होता है और उससे जाके बात करता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, तो इसके लिए क्या तो सबसे बड़ा कलेक्शन का जो की है, इसकी कस्टमर को जाके आप एडवाइस करिए, उसको समझाइए कि उसको कैसे बिजनेस चलाना है। सेकेंड है कि आपका कस्टमर सेगमेंट क्या है। हमारा कस्टमर सेगमेंट जो है वो हम करते हैं वो बिज़नेस जिनका कोई विंटेज है, जिन्होंने बिज़नेस थोड़े दिन चलाया हुआ है। 100% कलेक्शन हम बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं। और थर्ड, हमारा ये बिलीव है कि कलेक्शन भी फिजिकल रिक्वायर्ड होता है। हम ऐसा नहीं कि आउटसोर्स एजेंसी करते हैं, हम किसी पास डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, बट जैसे ही हमको लगता है कि कस्टमर एक स्ट्रेस पे है, हमारी टीम इमीडिएटली जाके उनसे बात करती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमेशा ऐसा होता है कि 1 से 2% कस्टमर जिनका इंटेंट ही खराब होता है, पैसा है पर देना नहीं चाहते हैं, उसके लिए हमने बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल मशीनरी बिल्ड कर रखी है। ओके, तो ये आपने एक तरह 360 डिग्री बिजनेस मॉडल बिल्ड कर लिया है। अब बिजनेस मॉडल तो बिल्ड हो गया, साइज दी अपॉर्चुनिटी है, सारी चीज़ें इन प्लेस बैठ रही हैं, उतार चढ़ाव इकोनॉमिक्स में होने के बावजूद भी। अगर आप थोड़ा आगे का रोड मैप शेयर करें कि भाई मैनेजमेंट का भी स्ट्रेटेजिक इंटेंट नेक्स्ट 3 से 5 साल के रोड मैप्स क्या, कुछ ऐसे माइलस्टोन जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप शेयर कर सकें। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आज से 6 से 7-8 साल बाद आप और हम बैठे हों, मैंने अपने लाइफ का ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया हो, ये यूग्रो का नाम आप जो सारे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं इस इंडस्ट्री के उसके साथ ले रहे हो। क्या बात है।
तो ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है और मैं अच्छा सा रिटायरमेंट लेके अब बनारस जाके घाट पे बैठ के पूजा पाठ कर रहा हूँ और मेरी मैनेजमेंट टीम इस कंपनी को आगे चलाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसको अचीव करने के लिए इसको हर साल को हमको ब्रेक करना पड़ता है। आप ऐसे देखें कि हमने मार्च 2023 में 6,000 करोड़ का डिसबर्समेंट किया था। इस साल हम चाहते हैं कि हम वही 600 करोड़ का हमने डिसबर्समेंट किया था, इस पूरे साल हम वो 600 करोड़ पर मंथ करना चाहते हैं। 7,200 करोड़ करेंगे, 6,000 करोड़ पे हम एंड किए थे, 13,200 करोड़, 3,000 करोड़ का हमारा रीपेमेंट आएगा, 10,000 करोड़। मार्च 2024 में हम करीब 1,000 करोड़ पे एग्जिट कर रहे होंगे, राइट। तो वो 1,000 करोड़ को आप फिर 12 से मल्टीप्लाई करिए तो एडिशनल 12,000 करोड़, फिर उसमें 5,000 करोड़ कर रन ऑफ तो आप 16 से 17,000 करोड़ पहुंच जाएंगे। तो ये एक ग्रेजुअल हर साल एक इंक्रीमेंटल हमारे बेस में ग्रोथ आएगी जो इंक्रीमेंटल AUM क्रिएट करेगी। आई थिंक सो अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका मेथड हमारे पास है, अब कितने टाइम पे हम कितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे वो हमारी ग्रोथ को डिटरमाइन करेगा। हमको खाली क्रेडिट क्वालिटी को कंट्रोल रखना है सो दैट एबनॉर्मल लॉसेस हमारे बिजनेस में नहीं आए। अगर ये हम कर पाए, जो हमको लगता है कि अभी तक हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, तब आप आने वाले 3-4 साल में ये कंपनी हमने अभी 2025 तक के टारगेट प्रोजेक्ट किए हुए हैं कि हम 18 से 20,000 करोड़ पहुंचना चाहते हैं, बट वो तो एक खाली एक जर्नी है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये कंपनी आज से 5-7 साल बाद बहुत बड़े नंबर पे आप बैठे होंगे। मतलब मेरे को छोटा मुंह बड़ी बात मैं करना नहीं चाहता, बट मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मेरे रिटायरमेंट से पहले यूग्रो एक इंस्टीट्यूशन होगा हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। हमारी शुभकामनाएं 89 पूरे परिवार की तरफ से कि आप अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा असर जरूर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।